हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 10। पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने देखा था भूगोल का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, जिसमें हमने देखा भूगोल का भाषा के साथ सहसंबंध और भूगोल का इतिहास के साथ सहसंबंध। आज हम देखेंगे भूगोल का राजनीति के साथ सहसंबंध और भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ सहसंबंध। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें भूगोल का राजनीति के साथ सहसंबंध। भूगोल तथा राजनीति में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति उसके राजनीतिक महत्व को बता देती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी स्थान की जो भी भौगोलिक स्थिति होती है उसका कुछ न कुछ राजनीतिक महत्व होता है। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया तथा कोरिया की स्थिति ने उसके राजनीतिक महत्व को इतना बढ़ा दिया है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही उन्हें अपने प्रभाव में रखने की होड़ लगाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया और कोरिया की, तो दोनों ही यहाँ पर इसको सोवियत संघ यानी कि रूस और अमेरिका दोनों ही इसे अपने प्रभाव में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक दशाएं हैं, वो काफ़ी प्रभावित हैं। अब यहाँ पर हम देखें दक्षिण पश्चिम एशिया पेट्रोलियम पाए जाने के कारण संसार के सबसे बड़े राष्ट्र इन पर अपना आधिपत्य पाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर दूसरी तरफ हम देखें दक्षिण पश्चिमी एशिया, जहाँ पर पेट्रोलियम ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी संसार के बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं वो अपना आधिपत्य पाने की इस पर कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भौगोलिक स्थिति है और उस पर राजनीतिक प्रभाव के से संबंध की वजह से ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है। भूगोल का राजनीति से इतना घनिष्ठ संबंध है कि भूगोल का एक उपभाग राजनीति भूगोल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं राजनीति किससे संबंध है? जहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति किससे संबंधित है? जहाँ पर अलग तरह की खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, या फिर खनिज तेल पाए जाते हैं, या फिर उस भौगोलिक स्थिति का जो महत्व है किसी कारण से अधिक हो, जहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ हो, तो उस लाभ को राजनीति से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वहाँ पर लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, और अधिकार जमाना ही राजनीति से संबंधित हो जाता है। तो इस तरह से भूगोल का राजनीति के साथ संबंध होता है। बहुत से राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं का हल भूगोल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बहुत से राजनीतिक प्रश्न, तो राजनीति ऐसी ही जगहों से संबंधित होती है जहाँ पर लोगों का जो लाभ होता है, एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पर राजनीति होती है कहीं ना कहीं वो भौगोलिक संपदा से संबंधित होता है, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक व्यवस्था से संबंधित, भौगोलिक प्रकृति से संबंधित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करती हूँ कि आपको भूगोल और राजनीति से संबंध समझ में आया होगा। जहाँ पर हम बात करें आज यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है, इसके पहले भी अगर हम बात करें भूगोल की जो भी भौगोलिक स्थितियाँ होती है, इतिहास से संबंधित अगर हम करके देखें, तो जो पहले की स्थितियाँ होती थी जहाँ पर अधिक संपदा होती थी, जहाँ पर भौगोलिक स्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं खाद्यान्न अधिक होते थे या फिर खनिज संपदा अधिक होती थी, तो वहाँ पर भी इस तरह की राजनीति होती थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे देखते हैं
भूगोल और अर्थशास्त्र। भूगोल और अर्थशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध है कि भूगोल के एक विभाग को आर्थिक भूगोल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें भूगोल और अर्थशास्त्र के विषय में, तो भूगोल को के एक भाग को आर्थिक भूगोल कहा जाता है, क्योंकि जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, वो किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि, कारोबार, पशु चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि कार्य भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाते हैं। जहाँ पर ये सारी भौगोलिक स्थितियाँ उत्पन्न होती है, वहाँ पर आर्थिक क्षेत्र बनते हैं। तो कोयला तथा लोहे की निकट स्थिति किसी स्थान के औद्योगिकीकरण में सहायता देती है। जहाँ पर कोयला और लोहे की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर औद्योगिक विकास होगा, कह सकते हैं। रेगिस्तान के लोग सदैव खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर हम बात करें, रेगिस्तान के लोग सदैव खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जो रेगिस्तान है वहाँ पर वो खनिज संपदा नहीं है, वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। तो इन सभी बातों का उत्तर हमें भूगोल से ही प्राप्त होता है। किसी प्रदेश में किसी वस्तु की आवश्यकता तथा उसकी उत्पत्ति और व्यापार भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति, तो जो भौगोलिक स्थिति होती है उसी पर जो वहाँ के लोग हैं और जो भी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर ही लोगों का जीवन निर्भर होता है, लोगों की आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। यहाँ पर हम देखें, किसी प्रदेश को आर्थिक व्यवस्था का विकास भी भूगोल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से ही मजबूत होती है, क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ उसके व्यवसाय को आगे लेकर जाती हैं, उसकी जो भी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको आगे लेके जाती हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, किसी देश के निवासियों की समृद्धि तथा निर्धनता बहुधा भौगोलिक वातावरण की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता पर निर्भर रहती है। तो दोस्तों भौगोलिक वातावरण देश की या किसी भी राष्ट्र की या हम बात करें किसी भी प्रदेश की, तो वो उसकी भौगोलिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर उसकी भौगोलिक स्थिति सुदृढ़ है, कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति अधिक सक्षम है, तो वो राष्ट्र अधिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें जो ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन है, तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम है उसकी आवश्यकता पूरे विश्व को है, तो इसलिए वो भौगोलिक क्षेत्र की वजह से ही अधिक समृद्ध हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम की आवश्यकता पूरे विश्व में होने के नाते हर कोई देश वहाँ से पेट्रोलियम का आयात करता है और उसके बदले उन्हें मुद्रा देता है और उस मुद्रा से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूगोल और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। और इसी तरह से हमने देखा कि भूगोल और राजनीति का भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल होंगी वहाँ पर लोग उस पर अपने आधिपत्य के लिए, अपने कब्जे के लिए उस पर राजनीति करेंगे, उसको किसी तरह से कूटनीति के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से उस पर अपना अधिकार करना चाहेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।